एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की पार्टी टू पार्टीशन सीरीज चल रही है, जिसका चैप्टर जो 6th है हम स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट 6.1 आज हम लेने वाले हैं, जिसका जो टाइटल है वो है महात्मा गांधी का आगमन। तो शेखर बंदोपाध्याय जो इस यूनिट की स्टार्टिंग करते हैं वो बैकग्राउंड बताते हैं महात्मा गांधी का, और ये कि 1915 में जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, और उससे पहले की पॉलिटिक्स की वो बात करते हैं कि उससे पहले जो किस तरीके से जो पॉलिटिक्स थी वो चल रही थी। तो जो जूडिथ ब्राउन जो है वो कहते हैं कि सुविचारित सीमा बंदियों की राजनीति, कि भाई सीमा बंदी थी वहाँ पर, किसी जो एक तरीके से कंस्ट्रक्ट ये सारी चीजें नहीं थी। फिर रविंद्र जो कुमार है वो कहते हैं कि वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन जो है वो चल रहा था। फिर इस समय तक राजनीति में जो गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों ही एक तरीके से असफल हो चुके थे। ठीक है, गर्मपंथियों के भी जो आंदोलन चला रहे थे वो भी असफल तक ही और देखने को मिल रहे थे, और इसी तरीके से जो नरमपंथी थे वो भी अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब गांधी आते हैं तो गांधी पर किसी भी तरीके से जो असफलता का कलंक नहीं होता है। ठीक है ना। तो जनता किसे सपोर्ट करना पसंद करती है, या देखो जनता हमेशा सपोर्टर ढूंढती है। उस सपोर्टर में जो मेन जो पार्टीज होती हैं या फिर जो मेन ग्रुप्स होते हैं, जब वो उनसे परेशान हो जाती है वो हमेशा ढूंढती है कि कोई नया ग्रुप आकर खड़ा हो, कोई नया इंसान आकर खड़ा हो, कोई नई पार्टी आकर खड़ी हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि दिल्ली में जो केजरीवाल आए तो वो जो पार्टी थी वो किस तरीके से इतनी ज्यादा सफल रही, क्योंकि वहाँ पर जो उनके जो लीडर जो आकर खड़ा हुआ वहाँ पर उन पर किसी भी तरीके से कलंक नहीं था। उन्होंने प्रोटेस्ट लड़ा, उससे पहले पूरी तरीके से वो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, और इससे पहले जो पार्टीज थी उन पार्टीज से जो जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो जनता हमेशा ये ऑप्शन देखती है कि हम एक ऐसा लीडर चुने जिस पर असफलताओं का कलंक ना लगा हुआ हो, जो कि असफल ना हो, हमारे लिए काम कर सके। हम ये देख सकते हैं कि हाँ उसमें कैपेबल है वो उन सारी चीजों को काम करने के लिए। तो यहाँ पर भी गांधी की भी एक ऐसी ही छवि बनकर आई, क्योंकि गांधी जो है एक तरीके से अफ्रीका से जब वापस आ रहे थे एक मूवमेंट को सक्सेसफुल कर वापस आ रहे थे, और इंडिया में जो ग्रुप्स थे वो एक तरीके से अपने जो मोटिव थे उनमें अनसक्सेसफुल होते जनता को नजर आ रहे थे। तो गांधी को उन्होंने खुद से कनेक्ट फील करा, और इसमें उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं था। ठीक है ना। चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे मूवमेंट है, तो मूवमेंट्स थे, आंदोलन थे, तो जनता इस बात को फील कर पा रही थी कि भाई इसमें किसी भी तरीके से इनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। इसी वजह से जो जनता है उन्हें एक नए ऑप्शन के रूप में देख पाई। फिर बैकग्राउंड में कि भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, तो भारतीय जो जनता थी उसे पश्चिम सभ्यता का, वेस्टर्न कल्चर का घिनौना चेहरा दिखा कि भाई कि किस तरीके से उन्होंने मिलिट्री पर, मतलब कि भारत का पैसा लेकर मिलिट्री पर लगाया, सेना पर लगाया, और यहाँ पर जो लोग हैं वो भूख से मर रहे थे। इसी समय जो गांधी है अफ्रीका से अंग्रेजों से सफल टकराव के बाद वापिस आए थे, और प्रत्येक ने स्वयं को गांधी से जोड़ा। अब क्यों जोड़ा? क्योंकि जनता पर धर्म का एक प्रभाव था। ठीक है ना। वो रिलीजन को बहुत मानते थे। इंडियन जो भारत के जो लोग हैं वो धर्म को बहुत मानते हैं, रिलीजन को बहुत मानते हैं। तो गांधी ने सबको एक साथ लाने के लिए जो धार्मिक जो मुहावरे थे उनका यूज करा। लेकिन यहाँ पर ये जो धार्मिक मुहावरे थे वो धार्मिक नैतिकता पर, ठीक है, रिलीजियस मोरालिटी पर बेस्ड थे। ऐसा नहीं था कि अगर वो कोई धार्मिक नारे दे रहे हैं तो उससे रिलीजियस जो एक तरीके से बंटवारा हो रहा है या फिर लोग बट रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो धार्मिक नैतिकता जो है कि एक सब सच बोलो, ठीक है ना, अहिंसा का जो नारा है वो सारी चीजें, तो ये जो धार्मिक नैतिकता थी उसकी वजह से जो लोग हैं वो एक साथ आ पाए। ठीक है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो गांधी है उन गांधी को मतलब कि एक नेशनल लीडर भी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो
अभी तक जो बाकी जो नेता है जो नहीं करने में जो असफल थे, ठीक है, असफल होते जा रहे थे, वो गांधी ने कर दिखाया कि भाई सभी जो धर्म के जाति के लोग थे उन्हें नेशनल मूवमेंट में उन्होंने इन्वॉल्व करा। यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि पहले जो नेता थे वो या तो एक ग्रुप को टारगेट कर रहे थे या दूसरे ग्रुप को टारगेट कर रहे थे या फिर किसी एक कास्ट को या फिर एलीट क्लास को टारगेट कर रहे थे, और जो गरीब लोग थे, गरीब या मिडिल क्लास थे, उन्हें छोड़ दे रहे थे। लेकिन गांधी ने सभी को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, गरीब हो, एलीट क्लास हो या फिर किसी रिलीजन का है, किसी कास्ट का है, उन सभी को एक छतरी के नीचे लाकर, एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर एक नेशनल मूवमेंट में जोड़ा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मूवमेंट्स की इनके आंदोलन की बात करें तो सबसे पहला जो कहा जाता है वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है कि ये प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग राजकुमार शुक्ल ने जो है यहाँ पर गांधी को इनविटेशन दिया था। किस लिए दिया था कि 3 कठिया जो पद्धति थी उसके विरोध में था कि इतने पार्ट पर आपको जो है नील की खेती करनी है। अब नील की खेती को किसान को प्रेशराइज कराया जाता था। इसकी वजह से क्या होता था, जिस पार्ट पर नील की खेती की जा रही है वो पार्ट एक तरीके से बंजर हो जाता था या फिर सालों सालों तक उस पर खेती करना अलाउ नहीं होता था, उसे ऐसे ही छोड़ना पड़ता था ताकि वो फिर से फर्टिलाइज या फिर उस पर फिर से फसल करने योग्य वो हो सके। तो किसान इसके विरुद्ध थे, क्योंकि खेती को उन्हें वो जो बेचना है वो बेचना भी जो अंग्रेज हैं उनकी प्राइस पर ही बेचना पड़ता था। तो इस आंदोलन में जो सहयोगी थे वो कौन थे, एक राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, मजरुल हक थे, नरहरि पारिक थे और ब्रिज किशोर थे। ये सब इस जो आंदोलन है उसमें सहयोगी थे। एनजी गंगा जो है वो चंपारण जो आंदोलन है इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई चंपारण आंदोलन का कौन विरोध कर रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि है, महात्मा का जो टाइटल है वो इसी चंपारण आंदोलन के दौरान दिया था। फिर लास्ट में जो डिसीजन होता है कि एक जांच कमेटी बिठाई जाए और देखा जाए कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। तो और जांच कमेटी के बाद ये तय होता है कि नीलहे जो है यानी कि जो नील की खेती करने वाले जो किसान हैं उन्हें 25% जो उनकी राशि है वो वापस करने की बात तय की गई। फिर दूसरा जो आंदोलन है वो 1918 में होता है जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। ये प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन होता है। ये चंपारण आंदोलन प्रथम सत्याग्रह आंदोलन होता है और अहमदाबाद मिल मजदूर जो है प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेग बोनस है उसे लेकर डिबेट चल रहा होता है। जो प्लेग की जो बीमारी आती है, ठीक है, तो उस बीमारी में क्या हो रहा था कि जो फैक्ट्री के जो मजदूर थे वो जाहिर सी बात है उस जगह को छोड़ कर जा रहे थे और उसकी वजह से जो फैक्ट्री के जो मालिक है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने उन लोगों को रोकने के लिए ये बात कही कि आपको जब आप यहीं पर स्टे करिए आपको 70% जो आपकी सैलरी है उसका जो पार्ट है वो दिया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा बढ़ाकर दिया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से भत्ते के रूप में दिया जाएगा। लेकिन जब ये प्लेग की बीमारी खत्म हो जाती है, ठीक, तो उसके बाद वो मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम 20% ही यहाँ पर देंगे। तो किसान जो है वो यहाँ पर जो मजदूर है वो यहाँ पर हड़ताल कर देते हैं और वो एटलीस्ट 50% की डिमांड करते हैं कि आप हमें एटलीस्ट 50% तो यहाँ पर बोनस दीजिए ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मजदूर के बहुत सारे जो मिल मालिक हैं वो गांधी जी के खुद के ही मित्र थे, वो खुद के ही दोस्त थे। लेकिन गांधी जी को बोला गया था वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन गांधी जी अहमदाबाद पहुंचते हैं और यहाँ पर आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद कमेटी बैठती है और कमेटी में डिसाइड होता है कि 35% जो बोनस है वो किसान लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होता है खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 में आंदोलन होता है। इसमें क्या होता है कि जो फसल जो है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी
जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं वो लगान की टैक्स की डिमांड कर रहे होते हैं। यहाँ पर कौन होता है? गांधी होते हैं, वल्लभ भाई पटेल होते हैं और इंदुलाल याग्निक जो है यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर लगान ना देने का नारा लगाया गया। तो लगान ना देने का नारा किसमें लगाया गया? खेड़ा सत्याग्रह में लगान ना देने का नारा लगाया गया। और यहाँ पर क्या डिसीजन निकलता है कि जब कमेटी बैठती है और वो जो फैसला है वो फैसला करती है कि लगान सिर्फ उसी से लिया जाए जो लोग उस लगान को देने में कैपेबल है, समर्थ है। फिर इसके बाद इस यूनिट में जो बात की गई है वो रॉलेट एक्ट की गई है। रॉलेट एक्ट क्या है कि ये जो गर्मपंथियों की जो बहुत सारी गतिविधियां जो हो रही थी, तो ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने आतंकी गतिविधियां जो है उसे कंसिडर किया। यही होता है कि भाई जब आप आजादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं तो उसे आतंकी जो गतिविधियां है वही कंसिडर किया जाता है। जिस तरीके से जो पैलेस्टाइन में आपको देखने को मिल रहा है कि वो भी लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन सारी जो उनकी एक्टिविटीज हैं उन्हें आतंकी गतिविधियों के अंडर में लिया जा रहा है। इसी तरीके से अगर भारतीय लोग भी किसी भी तरीके से मूवमेंट करते थे, आंदोलन करते थे और उसमें कोई इस तरीके से गतिविधि करते थे तो ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश अधिकारी हैं, उसे किसके अंडर में रखते थे? उसे कंसिडर करते थे आतंकी गतिविधि या फिर आतंकवाद के अंडर में कंसिडर किया जाता था। तो इन सारी जो ये सब जो एक्टिविटीज हो रही थी उन्हें रोकने के लिए सिडनी रॉलेट के अंडर में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय सदस्यों के विरोध, मतलब कि जो केंद्रीय विधानमंडल में जो भारतीय सदस्य हैं वो उस चीज का विरोध करते हैं और उसके विरोध के बावजूद भी इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, जिसमें सरकार बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में बंद कर सकती है। इसे भारतीयों की जबान में काला कानून भी कहा गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे कानून विहीन कानून कहा, यानी कि वो कानून जिसका कोई भी कानून नहीं है। तो ये कोटेशन किसकी है? मोहम्मद अली जिन्ना की है। फिर इस जो कानून है कि भाई इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल को देश भर में हड़तालें होती हैं, सत्याग्रह होता है, इसका आयोजन कराया जाता है और हरियाणा में गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि जो आंदोलन है वो आगे ना बढ़े। 9 अप्रैल को सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को भी बिना किसी रीजन के यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब बिना किसी रीजन के गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस जो रॉलेट एक्ट था उस रॉलेट एक्ट में ये प्रावधान था कि भाई आप बिना किसी रीजन के आप गिरफ्तार कर सकते हैं। आपको अगर किसी पे शक होता है तो आप बिना किसी रीजन की गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब बिना किसी रीजन की गिरफ्तार किया गया तो लोगों में एक तरीके से जो गुस्सा है वो गुस्सा उभर कर आया और इसी गुस्से के विरोध में आंदोलन किया गया। इसी गुस्से को दर्शाने के लिए आंदोलन करा गया जो कि 13 अप्रैल को किया गया जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से ये आयोजन किया गया, जिसमें कि 20,000 जो लोग हैं करीबन इसमें 20,000 जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब 20,000 लोग एक जगह पर, यानी कि पंजाब में जलियांवाला बाग में एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और उस जगह को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसका जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है और जो डायर होते हैं वो बिना किसी चेतावनी के लोगों को बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी का आदेश दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। इसे जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि हिमालय से भी बड़ी गलती है। अगर आप कभी जलियांवाला बाग गए हैं, आपने कभी विजिट करा है, तो आप देखेंगे कि उसकी गोलियों के जो निशान हैं, जो उस दिन जो एक्टिविटी हुई, उस दिन जो ये रिएक्शन हुआ, वो आज तक उन दीवारों पर वो निशान वो मौजूद है वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे हों और उन पर गोलीबारी कर दी जाए, जाने का जो एक ही रास्ता है, उस जगह से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, उस एक रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया जाए। तो कुछ लोग कुएं में कूद गए, कुछ लोग, मतलब बहुत ही दहशत और डराने वाला ये ऑब्वियसली सीन है। तो गांधी जी ने इसे हिमालय से भी बड़ी गलती कहा और थॉमसन और गैरेट जो है
उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसमें ये बहुत बड़ी घटना है, जैसे कि 1857 का विद्रोह इस तरीके से घटना है, उनकी रिलेशनशिप को बदल देने वाली। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसी टाइम पीरियड में, मतलब इसी घटना के बाद अपनी जो नाइट है, उस नाइट की जो उपाधि है वो त्याग देते हैं, उपाधि को वो लौटा देते हैं। और सर शंकर नायक जो है वो वॉइसरॉय की कार्यकारी जो समिति है उससे इस्तीफा दे देते हैं। इसके जो जांच समिति बिठाई जाती है, जो कि हंटर कमेटी का गठन किया जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। और डायर को यहाँ पर, जिसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन उन्हें ब्रिटेन में बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है। लेकिन ये जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में लास्ट में सारी चीजों को एनालाइज करते हुए शेखर बंदोपाध्याय कहते हैं कि क्या ये सफल हुआ या नहीं सफल हुआ। और वो ये बात कहते हैं कि ये आंदोलन एक तरीके से असफल हुआ, क्योंकि ये रॉलेट एक्ट को भी निरस्त, यानी कि हटाने में एक मदद निरस्त कराने में भी असफल रहता है। वो रॉलेट एक्ट को भी नहीं हटा पाता और अभी भी जो संपूर्ण भारत है इसमें शामिल नहीं होता। इस आंदोलन में अभी भी संपूर्ण जो भारत है वो शामिल नहीं होता है। और इसके बाद जो गांधी जी हैं उन्हें फील होता है कि इन्हें किसी एक पार्टी की सपोर्ट की, एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट की जरूरत है या फिर उसके साथ की जरूरत है। और गांधी को कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठन का अनुभव हुआ और उनका जो अगला कदम यहाँ पर फिर था कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो अपने हाथ में ले। ठीक है, तो इसके बाद वो कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसे अपने हाथ में लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।